वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 2017 में कंडक्ट हुआ था उसके ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन्स के एग्ज़ाम में जीके के 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और हिंदी के 25 क्वेश्चंस, और देखिए हिंदी और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चंस रहते हैं। दोनों में से आप कोई एक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बने थे सबका मैं नोट्स बना लिया हूं, तो डायरेक्टली मैं आपको नोट्स से सभी क्वेश्चंस बताऊंगा क्योंकि पेपर में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस को देखते हैं नोट्स के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जिस तरह ओरिजिनल क्वेश्चंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे सेम उसी तरह मैं यहाँ पर नोट्स बना दिया हूँ, देख सकते हैं। पहले रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया हूँ, प्रॉपर ढंग से मैंने सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और उसका आंसर भी लिखा हूँ, देख सकते हैं। 25 क्वेश्चंस करने के बाद फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद जीके के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, देख सकते हैं आप। ये पूरा अच्छा ढंग से नोट्स बनाया हूँ ताकि होने वाले सीआईएसएफ एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंस रहे, देख सकते हैं। ये जीके के 25 क्वेश्चंस और सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से मैं नोट्स बनाया हूँ। तो इस तरह टोटल 100 क्वेश्चंस का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये पीडीएफ वीडियो सेशन एंड होने के बाद अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग। तो चलिए देखिए, 51 क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। 51, पीयूष ग्रंथि हम शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? तो ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। 52 देखिए, सीमेंट की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ अस्पादिन ने किया था। 53 देखिए, मार्स किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। 54 देखिए, मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? तो देखिए ऑप्शन था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। 55 क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध हेतु के लिए बनाया गया था। 56 देखिए, पूछा गया था लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। 57 क्वेश्चन पूछा गया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिश ने किया था। 58 देखिए, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दर में क्या होगा? तो कर की दर में वृद्धि होगा। 59 क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र करता है। 60 क्वेश्चन पूछा गया था, फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशंस में विलय होती है, यही ऑप्शन सही था। 61 देखिए, टेट्रा एथिलीन क्या है? तो ये एंटी नॉक कंपाउंड है। 62 देखिए, लोदी वंश के स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। 63 देखिए, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। 64 देखिए, सीसा पेंसिलिन के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 65 देखिए, फ्रिक्शंस कोण और रिपोज कोण किस रूप में होता है? तो ये एक दूसरे के समान होता है। 66 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है। 67 देखिए, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इरोटोस्थेनिज ने किया था। 68 देखिए, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या होता है? तो ये आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। 69 देखिए, NIS का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इरिगेशन सिस्टम। 70 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो किसके कारण उसके शरीर में जहर फैलता है? तो उसमें जो गोली में शीशा होता है उसके कारण उसकी शरीर में जहर फैलने लगता है। 71 देखिए, निम्न किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? तो देखिए ऑप्शन था क्रय क्षमता, क्रय की इच्छा, क्रय की आवश्यकता, वस्तु का उपयोगिता, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रय क्षमता। 72 देखिए, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको उपभोक्ता का अधिशेष कहा जाता है। 73 देखिए, क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होता है? तो इसका आंसर था द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है।
74 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो ऑप्शन था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए न्यूक्लियन नहीं है, पेसिट्रॉन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देखिए, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किसके संबंध में है? तो ये मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है। फ्रेंड्स, ओरिजिनल क्वेश्चंस और हैंड नोट्स का पीडीएफ का आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलिए सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन देख लीजिए। 76 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विधुर कहते हैं। 77 देखिए, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसे क्या बोलते हैं? उसे नास्तिक बोलते हैं। 78 देखिए, किए गए आसानों को जानने, समझने और मापने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। 79 देखिए, वह वस्तु जो छूने लायक ना हो उसे बोलते हैं अस्पृश्य। 80 क्वेश्चन देखिए, एक ही माँ के कोख से जन्मा को क्या बोलते हैं? तो सहोदर बोलते हैं उसे। 81 देखिए, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए संवाद, देखिए उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। जैसे संवाद में सम जो है इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय पीछे लगते हैं, प से पीछे, तो अब प्रत्यय का मतलब पीछे लगता है। तो 82 देखिए पूछा ही गया है, जागृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जागृत में इत जो है वो प्रत्यय है। 83 देखिए, कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो देखिए ऑप्शन था उप जोड़ इंद्र, उपेंद्र सही था। देव जोड़ ईश, देवीश सही था। चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय, ये सब सही था। ये सभी संधि विच्छेद है, ये सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 84 देखिए, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए आप बीती में तत्पुरुष समास है। 85 देखिए, पतित का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पतित का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अधोगामी। कपोत, पापी, मलेच्छ ये सभी नहीं होगा। 86 क्वेश्चन देखिए, हौसला का विलोम पूछा गया था, तो इसका आंसर था ऑप्शन के अकॉर्डिंग हताशा, बिल्कुल सही है। 87 देखिए, जो बांटा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभाज्य, बिल्कुल सही था। 88 देखिए, दुकाल का उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग पूछा है ना, यानी आगे लगता है उपसर्ग, दू इसमें क्या है? उपसर्ग है। 89 देखिए, क्षत्रिय का प्रत्यय पूछा गया है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह। क्षत्रिय में प्रत्यय पूछा गया है। तो देखिए प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। ये जो है ये क्षत्रिय में प्रत्यय है। 90 क्वेश्चन देखिए, निर्जन का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो देखिए निह जोड़ जन हो जाएगा निर्जन। 81 देखिए, अंधे की लकड़ी का अर्थ, अंधे को लकड़ी इस तरह है, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? तो एकमात्र सहारा। अंधे को एक लकड़ी का इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। 92 देखिए, चकमा देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ठगना। 93 देखिए, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ पूछा गया था। तो एक कार्य से दो लाभ इसका अर्थ हो जाता होगा। 94 देखिए, दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ बताना था। तो दोनों तरफ से लाभ होना, यही अर्थ होगा इसका। 95 देखिए, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समान जोड़ अंतर। 96 देखिए, अंश 49 में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। तो उन इस पे है उपसर्ग। 97 देखिए, सीमा पर डैश तैनात है। ऑप्शन था सेना, दुश्मन, डाकू, पुलिस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेना बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 देखिए, इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपमानित करना हो जाएगा आंसर। 99 देखिए, विनम्र का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुशील, बिल्कुल सही हो जाएगा विनम्र का पर्यायवाची। 100 क्वेश्चन पूछा गया था, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन था अकली, अगार, अंबार, वन। तो देखिए वृक्षों के बड़े बड़े समूह को हम वन कहते हैं। अब चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए रीजनिंग के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 6, 14, 30 के समान समूह कौन है? तो देखिए ये 6, 14, 30 जो है एक सीरीज है। सबसे पहले 8 बढ़ा, 6 से 8 बढ़ा तो 14 हुआ, 14 से उसमें 16 बढ़ा तो 30 हुआ, यानी 8 का डबल 16। यानी ऐसे ही सीरीज देखना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन है। तो देखिए ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, इसमें 7 है, उसके बाद 12 बढ़ा, यानी 5 बढ़ा, फिर 5 के बाद 10 बढ़ा, तो 12 से 10 बढ़ा तो 22 हुआ। तो देखिए मतलब 5 का डबल हुआ ना, इधर 5 का डबल 10 हुआ। देखिए 8 के जैसे 16 बढ़ा है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है, बाकी में देखिए किसी में डबल नहीं हो रहा है। 12 12 है, 6 4 4 बढ़ा है, 7 8, तो ऑप्शन बी ही सही है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया था सही क्रम में दर्शाएं
परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। तो देखिए सबसे पहले समुदाय आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे सदस्य, उसके बाद आएगा परिवार, उसके बाद आएगा इलाका, उसके बाद आएगा देश। तो ऑप्शन जो बी है 3, 1, 2, 4, 5 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है शब्दों को कोश के अनुसार क्रम में रखें। तो कोश का मतलब यह होता है कि जिस तरह डिक्शनरी में वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे ए से जितने पहले वर्ड होते हैं उसको लिखा जाता है, फिर उसके बाद बी से जितने वर्ड है वो लिखा जाता है। तो ठीक यहाँ पर भी वर्ड दिया गया है ऑप्शन में, सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए सब में तो देखिए TOR 3 स्थान तो TOR 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 सब में है। अब देखिए चौथे पोजीशन में यहाँ पर टी है, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर पी है, यहाँ पर यू है, और यहाँ पर एस है। तो सबसे पहले कौन आएगा, TOP, उसके बाद US में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले ओ आता है, यानी ऑप्शन बी जो है ये फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये चौथा स्थान देख लिए, उसके बाद देखिए O, उसके बाद N, उसके बाद E, उसके बाद S, उसके बाद E। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो उसके बाद देखिए 3 जो है ई जो है ये फर्स्ट स्थान पे आ जाता है, क्योंकि इसके जो पी के पहले इस ये एस जो है ना, एस से पहले पी आता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह चेक करेंगे, तो जिस तरह अल्फ़ाबेट वाला जिस तरह आप डिक्शनरी में क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन वर्ड पहले आता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सजाना होता है। तो 2, 3, 5, 1, 4 इस तरह क्रम में सज जाएगा। तो आप सभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए इस जो ये दिया गया है सीरीज, इसको पेयर्स के फॉर्म में लिखकर यहाँ पर सूटेबल पेयर्स बनाकर बनाना होता है। तो देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर दिया गया है अल्फ़ाबेट्स। इसको ऐसे भाग में तोड़ना है 16 को, जैसे 4 और 4 में हम तोड़ देते हैं, यानी 4 4 का इसमें पेयर बनेगा निश्चित है। अगर 6 रहता है तो उसमें या तो 3 का पेयर बनेगा या तो 2 का, तो इसमें 4 4 को तो डेफिनेटली बनेगा। तो देखिए हम 4 4 का बनेगा, तो सबसे पहले हम 4 के स्थान पर हम लोग इस तरह कट लगा देते हैं, तो लगा दिए। उसके बाद इस ऑप्शन को चेक करेंगे, कौन रख के जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर रखेंगे कि कौन सही बैठ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए को हम रखते हैं, पहले ए को अगर रखेंगे तो देखिए सबसे पहले ए रख दिए, उसके बाद बी रख दिए, तो देखिए AABA एक सीरीज बना। देखिए अब सेकंड पेयर में चेक कर लेते हैं, AABA देखिए यहाँ पर बैठ गया ना, यही सीरीज चल रहा है, AABA AABA, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखिए पहले ए बढ़ा, फिर उसके बाद आर है बीच में, तो देखिए यहाँ पर एक छोड़ के अगला का क्रम चल रहा है। जैसे ए के बाद सी बढ़ा, 2 बढ़ा, सी के बाद ई बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर ई के बाद जी बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होगा, ई जी के बाद HI 2 बढ़ेगा तो आई हो जाएगा। लेकिन इस स्थान पर क्या होगा, तो देखिए आर, उसके बाद STU आ जाएगा, तो UI ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी यहाँ पर सीरीज को भरना होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए सब में P, देखिए P के बाद S V Y B सब में 3 3 बढ़ रहा है, सब में 3 3 बढ़ रहा है, तो ऑप्शन ऐसा देखना है जिसमें 3 3 बढ़े। तो A D J G J M जो है इसमें भी 3 बढ़ रहा है, A के बाद D यानी B C D 3 बढ़ा, D E F G 3 बढ़ा, G के बाद 3 बढ़ेगा J हो जाएगा, J के बाद 3 बढ़ेगा तो M आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0, 4, 18, 48 यहाँ पर डैश है यानी रिक्त स्थान है, उसके बाद 180, इस सीरीज को पूरा करना है। तो देखिए 0 कैसे आया है, यहाँ पर 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटाया गया तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर घटाया जा रहा है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी 3 के क्यूब में से 3 के स्क्वायर को घटाएंगे तो 18 आ रहा है। तो मतलब पहले 1 का क्यूब कर रहे हैं, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, तो आगे हो जाएगा 4 का क्यूब, फिर आगे हो जाएगा यहाँ पर 5 का क्यूब। 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि सब में आगे क्यूब हो रहा है फिर उसके बाद स्क्वायर घटाया जा रहा है, तो इस तरह घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 50, 25, 100 में से अगर 25 हटा देंगे तो 100 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, 36, 28, 24, 22 आगे क्या होगा, तो इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखिए 36 से 8 घटा, 36 में से 8 गया था तो 28 बचा,
फिर 28 में से 4 घटा है तो 24 आया है, फिर 24 में से -2 घटा है तो 22 आया। तो आप देख सकते हैं पहले 8 घटा है, फिर 4 घटा है, फिर 4 का आधा घटा है, मतलब आधा के आधा घट रहा है इस तरह। तो -2 है घटा है, फिर 1 घटेगा तो 22 में से 1 घटेगा तो 21 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज से ही क्वेश्चन पूछा गया है। 7, 9, 13, 21, 37 तो आगे क्या होगा। तो देखिए 7 में 2 जोड़ा गया है तो 9 हुआ है, फिर 9 में 4 जोड़ा गया तो 13 हुआ है, 13 में 8 जोड़ा गया तो 21 हुआ है, 21 में 16 जोड़ा गया तो 37 हुआ है। तो देख सकते हैं पहले 2 दूना 4 यानी 2 का डबल हुआ है, फिर 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो आगे 32 जोड़ा जाएगा। तो 37 में 32 जोड़ेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 69। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा संख्या श्रृंखला में नहीं आता है। तो देखिए 232, तो ये संख्या 343, 454, 564, 676, तो इसमें क्या मतलब देखना है कि कौन श्रृंखला में नहीं आता है। देखिए 2, इसमें 2 है और इसके लास्ट में 2 है, अब बीच में 1 बढ़ा दिए गए 3, 3 है, इसके भी लास्ट में 3 है, 1 बढ़ा दिए गए 4, 4 है, लास्ट में 4 है और बीच में 1 बढ़ा दिए गए। सही है कि 5 5 होना चाहिए लेकिन यहाँ 4 है तो ये गलत हो जाएगा, यही श्रृंखला में नहीं आता है। अब देखिए 6 6 है, 1 बढ़ा दिया गया, तो ये तो सब सेम है। बाकी जो ऑप्शन जो 564 है ये श्रृंखला में नहीं आता है, ऑप्शन डी सही है। 11th क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे। ठीक है, पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतरे और 40 चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे, मतलब लास्ट में 80 यात्री बच गए थे। वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गई। आरंभ में बस में कितने यात्री थे। तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में 30 लोग होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और लास्ट में 80 यात्री होना चाहिए। तो हम देखिए कैसे मंगाते हैं 80। तो देखिए शुरू में मान लेते हैं 30 है, कितना है 30 यात्री बैठे हैं। देखिए 30 यात्री शुरू में है, 1 मिनट, 30 यात्री हमने शुरू में मान लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पहले स्टॉप पर बस में आधे यात्री उतर गए। 30 का आधा लोग उतर गया, मतलब कितना लोग उतर गया, 15 लोग उतर गया। अब फिर कह रहा है कि 35 लोग चढ़ गया। तो देखिए आधा लोग उतरा तो अब 35 लोग चढ़ा, तो कितना लोग अभी भी बस में है, तो 50 लोग है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 15 + 35 50 लोग अभी भी बस में है। उसके बाद कह रहा है कंडीशन दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए। तो देखिए 50 का 1/5 यात्री उतर गए, यानी 10 लोग उतर गए। 50 का 1/5 करेंगे तो 10 यात्री उतर गए। तो 50 में से 10 यात्री उतर गए तो कितना बचा, 40। और कह रहा है कि फिर 40 चढ़ गए। तो देखिए 40 चढ़ गए तो चढ़ गए तो अभी भी कितना है, 80 आ रहा है, मतलब अभी भी बस में 80 लोग हैं। कह रहा है उसके बाद बस में 80 यात्री थे। तो देखिए हमारा संतुष्ट कर गया ना, ये 80 भी पहले जो लास्ट में 80 यात्री बचे थे, हमारा सॉल्व करने पर इस ऑप्शन को लेने पर 80 यात्री आ जा रहा है लास्ट में। तो यही संतुष्ट कर रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाइएगा आप लोग। अब देखिए 12 क्वेश्चन कह रहा है ये यदि आगामी परसों रविवार है, ठीक है, तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा बार होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग आज मान लेते हैं। देखिए आज मान लिया, आगामी परसों यानी कल, उसके बाद परसों, तो परसों रविवार है, परसों रविवार, आगामी परसों रविवार है। ठीक है, तो यहाँ पर रविवार हो गया। तो आगामी कल के दिन के गत परसों क्या होगा, आगामी कल यानी इस दिन के परसों कौन सा दिन होगा। तो कल परसों कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक व्यक्ति अपने पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ओके, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है। यानी प्रेजेंट में पत्नी की आयु निकालना है। तो हम इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट में पत्नी की आयु 45 वर्ष है, हमने 45 वर्ष ले लिया। अब प्रश्न पढ़िए, एक व्यक्ति अपने पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ये पत्नी से इसका हस्बैंड जो है 3 वर्ष बड़ा है, तो ये इसका हस्बैंड की आयु हो जाएगा 48 वर्ष। अब कह रहा है कंडीशन दिया है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, ये जो व्यक्ति है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, यानी पुत्र की आयु कितना है, अभी 12 वर्ष है, तभी ना 12 × 4 = 48, 4 गुना होगा, तो 12 वर्ष पुत्र की आयु हो गया।
अब कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। तो देखिए 12 वर्ष का है, इसमें हम लोग 3 वर्ष जोड़ देते हैं तो 15 वर्ष आ जाता है। यानी ये हम लोग जो माने हैं मान ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, 12 3 15 हो गया, और जो जबकि प्रश्न में भी 15 कहा रहा है। तो कह रहा है इस समय पत्नी की आयु कितना है, तो 45 वर्ष होगा। ऑप्शन डी सी नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 45 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। देखिए एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर जो है वाई के पिता हैं, एस जो है टी का भाई और एक्स का मामा है। तो टी का आर से क्या संबंध है, मतलब आर जो है टी को क्या कह के बुलाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं। देखिए आप यदि मेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसे स्क्वायर के रूप में दर्शाइएगा, अगर फीमेल्स यानी वुमेन्स को दर्शाना होगा तो उसे सर्कल के रूप में दर्शाइएगा। तो चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक और कंसेप्ट आता है कि आप अपने स्टेज को बीच में रखिएगा, आपके भाई, आपका जो चाचा का लड़का, ये सभी फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। इसके ऊपर जो स्टेज आता है आपके माता, आपके पिताजी, उसके बाद चाचा चाची, उसके बाद मामा मामी, ये सभी लोग आते हैं इस स्टेज में। इसके ऊपर आते हैं दादाजी, नाना जी, ये सभी लोग आते हैं, दादाजी दादी जी ये सभी लोग आते हैं। उसके बाद नीचे वाले स्टेप में भतीजा भतीजी ये सभी लोग आते हैं। तो आई होप कि क्लियर होगा कंसेप्ट। अब देखिए बनाते हैं क्वेश्चन। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई क्या है, भाई भाई हैं, तो इसे हम लोग किस में डिनोट करेंगे, इसे स्क्वायर के रूप में डिनोट करेंगे एक्स और वाई को। और भाई भाई हैं तो इसे बीच में लाइन इस तरह कर देंगे। अगर वुमेन्स को दर्शाना होता है, अगर वो शादीशुदा है तो इसे स्प्रिंग जैसा इस तरह बनाकर दिखाते हैं हस्बैंड वाइफ को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है आर जो है वाई के पिता है, आर जो है वाई के पिता है, तो वाई के ऊपर बनेगा आर, क्योंकि ये पिता है तो ऊपर वाला स्टेज में आ जाएगा, तो आर पिता बन गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि एस जो है टी का भाई और एक्स का मामा है। तो देखिए एस जो है ये टी का तो भाई है और एक्स का मामा है। तो मामा तभी होगा जब इसके जो एक्स के पिता का शादी एस की बहन से हुआ होगा। तो एस की बहन से हुआ होगा, यानी टी क्या है, एक महिला है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, मतलब आर का यार क्या कह के बुलाएगा तो इसकी पत्नी लगेगी, तो आंसर हो जाएगा पत्नी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रैंकिंग के क्वेश्चन पूछा गया था। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 4 रैंक आगे है। उसके बाद कह रहा है यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो देखिए यहाँ पर रैंक पूछा गया है ना, तो आप सभी जानते हैं कि रैंक डिस्टेंस निकालने के लिए पर्सन में 1 जोड़ देते हैं, तो ये 39 ना होकर ये 40 हो जाएगा, क्योंकि हमें रैंक निकालना है तो 1 बढ़ा कर लिख देते हैं, 40 हो गया। उसके बाद पढ़िए, देखिए लिख रहा है यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अशोक जो है अंत से 17वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट लाइन में एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7वीं रैंक ऊपर है, आगे है, तो 7 रैंक आगे है यानी 24वें रैंक पे है। तो कह रहा है लास्ट में पूछ रहा है कि सुरेश का आरंभ से कौन सी रैंक है, मतलब फर्स्ट से कौन सी रैंक है। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल तो 40 है, रैंक 40 हो गया, 40 में से 24 घटा लेंगे तो सुरेश का रैंक निकल जाएगा 16, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 16 पूछा गया है इनडिटर्मिनेंट शब्द समूह से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। ऑप्शन था डिटरमाइन, ये तो बन सकता है क्योंकि सभी अल्फ़ाबेट इसमें इनडिटर्मिनेंट में है। रेटिन्यू ये नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इसमें यू अल्फ़ाबेट है, जबकि इनडिटर्मिनेंट में नहीं है, कहीं पे यू दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो है ऑप्शन बी जो है ये शब्द नहीं बन सकता है। जबकि रिमाइंडर, रेटिना ये सभी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन 17 पूछा गया है RAHKS एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ये अल्फ़ाबेटिकल जितने हैं इनसे एक हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो और उसका आंसर दिया है अंक में 5 3 2 1 4। तो सबसे पहले हम लोग सजा देते हैं इसको भी क्रम में। तो R को 1 से डिनोट कर दिया, A को 2 से, H को 3 से, K को 4 से, S को 5 से। चलिए अब देखिए इससे देखिए RAHKS से एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, वो है सार्क। तो सार्क बन गया ये। तो सार्क देखिए पहले एस आया यानी 5 नंबर वाला आया, फिर एच पे 3 वाला आएगा,
तो देखिए एच जो है 3 नंबर पे है तो 3 होगा। तो इस तरह देख सकते हैं जितने भी अंक है उसको हम लोग सजा देंगे कितने नंबर पर कौन आ रहा है। तो इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 3 2 1 4 के मेल से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। आप क्वेश्चन 18 देखिए। देखिए लोमड़ी का संबंध चलाक से होता है, मतलब लोमड़ी चलाक होती है, तो खरगोश कैसा होता है, डरपोक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन 19, नम्य का संबंध है अनम्य से, इसका विपरार्थक दिया है अनम्य। आत्मविश्वास का किसे संबंधित है, तो ये आत्म संशय हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ए जेड सी का संबंध है बी वाई डी डब्ल्यू से, तो कैसे संबंधित है। देखिए ए जो है ए से एक बड़ा तो बी आया, ठीक है। उसके बाद जेड से बीच वाला वाई, यानी एक यहाँ पर क्या हुआ घटा, यहाँ पे एक घटा। फिर सी के बाद डी आया एक बढ़ा, एक्स के बाद एक घटा। तो देखिए एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो इस तरह आप लोग करेंगे। तो एच के बाद आई होगा, क्यू के ए घटाएंगे तो पी हो जाएगा। फिर जे के बाद के आएगा, ओ के बाद एन आएगा, क्योंकि एक जोड़ रहा है एक घट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए। तो कह रहा है क्यू आई ओ के का संबंध है एम एम के ओ से। तो देखिए कैसे संबंधित है। देखिए क्यू से पहले 4 घटा तो एम आया, फिर आई में हम लोग 4 जोड़ दिए तो एम आया, फिर ओ में हम लोग 4 घटा दिए तो के आया, फिर के में हम लोग 4 जोड़ दिए तो ओ आया। तो इसका मतलब ये है कि पहले 4 घट रहा है फिर 4 बढ़ रहा है। तो इस तरह आगे वाला रिलेशंस में ही करेंगे। इसी भी ऐसे ही बनेगा। ये वाई में हम लोग 4 घटाएंगे तो यू आएगा, ए में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो ई आएगा, फिर डब्ल्यू में हम लोग 4 घटाएंगे तो एस आएगा, फिर एस में 4 जोड़ेंगे तो जी आएगा। तो इस तरह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग इसे डायग्राम से बनाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा 100 और 15% मानकर। तो अब सबसे पहले बात जान लेते हैं कि 100 और 50% किसको बोलेंगे। तो देखिए जैसे सम यानी कुछ को, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा रहेगा कुछ, तो वहाँ पर हम लोग 50% डिनोट करेंगे। अगर ऑल यानी सभी कहीं पे लिखा रहेगा उसे 100% बोलेंगे। अगर नो यानी नहीं कहीं पे लिखा रहेगा तो उसे 100% रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कुछ नहीं तो उसे 50% डिनोट करेंगे। यानी ऑल और नो को 100% और सम नॉट को 50% से डिनोट करेंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग 100% को 50% बोल सकते हैं। जैसे सभी आम को हम लोग कुछ आम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ आम को सभी आम नहीं बोल सकते हैं। ये इसी तरह समझिएगा 100% को 50% बोल सकते हैं, लेकिन 50% को कभी 100% नहीं बोलेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब एक और लास्ट रूल है कि देखिए जो स्टेटमेंट होना चाहिए उसमें एक कोई कॉमन होना चाहिए 100 या 50 या 100 में। जैसे कुर्सी नहीं है, यानी यहाँ भी कुर्सी है, दोनों में कुर्सी कुर्सी है और 100 है, तो ये यहाँ पर कॉमन हो गया। अब इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। अगर वहीं 50-50 रहता ना दोनों में, जैसे कुछ कुछ रहता, कुछ कुर्सी, तो वहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं लगता, सब गलत हो जाता। तो कोई 100 होना चाहिए, 150 में होना चाहिए, मतलब एक में ऑल होना ही चाहिए। अब चलिए, अब 50 कहाँ कहाँ रहेगा, अब 50% कहाँ लिखा जाएगा और 100% कहाँ लिखा जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कोई गाय कुर्सी नहीं है, यानी कोई है, यानी 50% से कोई को डिनोट करेंगे। कुर्सी नहीं है, नो को देखिए सम नॉट को हम लोग कैसे में डिनोट करते हैं 100% से। सेकंड स्टेटमेंट है सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी कुर्सी तो 100% हो गया, लेकिन मेज है या नहीं है ये नहीं जानकारी है, तो 50% से डिनोट करेंगे। अब कॉमन हो ही गया। अब चलिए इसका निष्कर्ष क्या क्या सही हो सकता है उसको देख लीजिए। फर्स्ट निष्कर्ष निकल रहा है कुछ मेज कुर्सियाँ है या नहीं आपको बताना है। कुछ मेज कुर्सियाँ है या नहीं, तो देखिए कुछ मेज कुर्सियाँ है, बिल्कुल है। कुछ मेज 50% कुर्सियाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए कुछ मेज गाय है, कुछ मेज ये है, ये गाय है, तो देखिए बिल्कुल है, कुछ मेज गाय है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ कुर्सियाँ गाय है, कुछ कुर्सियाँ, देखिए कुछ कुर्सियाँ यानी 100 को 50 बोल सकते हैं। गाय है, हाँ बिल्कुल है, कुछ कुर्सियाँ गाय हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन थर्ड भी सही है। अब देखिए ऑप्शन फोर्थ देखिए कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है, देखिए 50-50 है, तो कह रहा है कि कोई मेज गाय नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी मेज यहाँ पर गाय हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ये भी सही है। तो इस तरह चारों निष्कर्ष सही है, इसलिए सभी निष्कर्ष सही निकलते हैं।
क्वेश्चन 23 देख लीजिए। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑनेस्टी को लिखा गया है 5 1 3 2 4 6 8, इससे कोड किया गया है। पॉवर्टी को 7 1 9 2 0 6 8 से कोड किया गया है। तो हर्ष को किससे डिनोट किया जाएगा, मतलब इसका कोडिंग क्या होगा। तो देखिए एज के लिए कोई स्पेशल कोड क्या है, 5 है। ओ के लिए क्या है, 1 है। एन के लिए क्या है, 3 है। ई के लिए क्या है, 2 है। इस तरह सबका मतलब एक स्पेशल कोड जनरेट किया गया है। पी के लिए क्या गया है, 7। देखिए ओ के लिए क्या किया गया है, 1। देखिए ऊपर भी लिए ओ है उसमें भी 1 किया गया है और नीचे वाला में भी 1 है, मतलब सेम सेम कोडिंग है। भी के लिए क्या किया गया है, 9। उसके बाद ई के लिए क्या कोड किया गया है, 2। देखिए क्या चेक करिए तो ई के लिए इसमें कोड किया गया है 2। तो देखिए ये चौथा नंबर पर है और इसमें भी चौथे नंबर पर 2, मतलब सेम सेम वर्ड है। ई के लिए जिसमें जो कोड किया गया है ऊपर वो नीचे में भी किया गया है। तो उसी तरह नीचे वाला चेक कर लीजिए हॉर्स का क्या होगा कोडिंग। तो पहले एच के लिए ऊपर क्या कोड किया गया है, 5, तो इसमें भी 5 आएगा। ओ के लिए क्या कोड किया गया है, 1, तो 1। आर के लिए ऊपर क्या कोड किया गया है, तो देखिए आर इधर इधर है, तो आर के लिए पीछे से 3 नंबर देखिए 0 है तो 0। इस तरह आप लोग चेक करके कोडिंग निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो 5 1 0 4 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखिए। सिस्टर को RHRSDQ लिखा गया है, मतलब सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक घटाया जा रहा है। एस में से एक घटाया गया तो आर आया, आई में से एक घटाया गया तो एच आया, फिर एस में से एक घटाया गया तो आर आया, मतलब एक एक घटाया जा रहा है। तो उसी तरह अंकल को एक एक घटाएंगे तो TMBKD आ जाएगा, यही कोडिंग हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 25 देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है 8 4 1 को 3 लिखा गया है, 6 3 3 को 5, 4 2 5 को 7, 2 1 7 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 3 हुआ, 3 के बाद 5 है तो 5 कैसे बढ़ा, 2 बड़ा है। फिर 5 के बाद 7 लिखा गया यानी 2 बड़ा है। फिर 7 के बाद 2 होना चाहिए, जोड़ना चाहिए तो 9 होना चाहिए। अब देखिए ये 9 कैसे बना, क्या संतुष्ट सही कर रहा है ये। तो देखिए देखिए 2 और 1, 2 और 7 मिलकर 9 बनता है। इसमें 4 और 5 मिलकर 9 बनता है। 6 और 3 मिलकर 9 बनता है। 8 1 9 मिलकर 9 बनता है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह बढ़ रहा है क्रम से। तो मतलब इसमें एक सही रूल रहा है, क्रम वाइज जो भी रूल लग रहा है। जैसे इसमें एक एक जोड़ दिया गया है तो ऊपर वाला में अब मान लीजिए 3 में 2 जोड़ा गया, फिर 5 जब 5 हुआ, 5 में फिर 2 जोड़ा गया, 7 हुआ तो 7 में 2 जोड़ा जाएगा तो इस तरह 9 हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आप चलिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 26 में ये सिंप्लीफिकेशंस करना है। 3.25 को गुणा करना है 3.20 से, उसके बाद बीच में घटाव का चिन्ह है। 3.20 मल्टीप्लाई 3.05, मतलब इन दोनों को गुणा करना है। उसके बाद फिर इन दोनों को गुणा करके घटा लेना है और भाग देना है किससे, 0.06 से। देखिए पहले इन दोनों को गुणा किया तो 0.4 आया, फिर बीच में घटाव का चिन्ह दे दिया। उसके बाद 3.20 को मल्टीप्लाई किया 3.05 से तो 9.76 आया। इसको भाग देते हैं 0.064 से। तो देखिए इसको घटाने पर तो आ जाएगा 0.64 और बट्टा में आ जाएगा 0.064, तो है ही। देखिए ऊपर 2 अंक के बाद डेसिमल है तो नीचे 100 हो जाएगा, नीचे 3 अंक के बाद डेसिमल है तो ऊपर 1000 हो जाएगा। अब इसको कट पिट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहले 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा। यानी 3 का तो योगफल 27 दे दिया है और 3 का रहा है, यानी चौथी, पाँचवीं और छठी, इनका तीनों का योगफल बताना है। तो देखिए 3 का योगफल 27 है तो 27 है, मतलब इसका अब हम लोग माध्य निकालते हैं। तीनों संख्याओं का माध्य इसलिए निकाल रहे हैं, अगर माध्य निकालेंगे तो बीच वाली संख्या यानी दूसरी संख्या हमें मालूम चल जाएगा। तो 27 में हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9, यानी ये 9 क्या है, दूसरी संख्या है। और तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 8, क्योंकि सब प्राकृत संख्या है इसलिए 1 घटाया। फिर और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह चौथी संख्या क्या होगा 11 होगा, पाँचवीं 12 और उसके बाद छठी 13 हो जाएगा। तो हमें ये तीनों का योगफल पूछा है तो 11 12 13 को जोड़ेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। 2 संख्याओं का मसा तथा लसा क्रमशः 12 और 336 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए पहला और दूसरा का मल्टीप्लाई कर दिए बराबर HCF गुणे LCM, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला लगेगा। तो देखिए प्रथम संख्या कितना दिया है 84, हमें दूसरा निकालना है तो दूसरा को B ही मान लेते हैं। HCF कितना दिया है 12, LCM कितना है 336, बस इसको कट पिट करेंगे तो B का मान आ जाएगा 48, यानी दूसरी संख्या 48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मसा और लसा
क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल तो 36 दिया है, उसका एलसीएम दिया है, कितना दिया है जी, एलसीएम है इतना यहाँ पर 105 और एसीएफ कितना है 3 दिया गया है। तो देखिए आप सभी अभी ऊपर पढ़ाया कि दो संख्याओं का गुणनफल एसीएफ और एलसीएम के योग के बराबर होता है। तो देखिए इनका अगर हम गुणा कर देते हैं तो इनका गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी ए गुणे बी के बराबर हो जाएगा। तो एलसीएम और एसीएफ को हम गुणा कर देंगे तो 315 आ जाएगा। अब कर रहे हैं उन व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें, यानी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए एक व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, इसका उल्टा। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा और 1/b हो जाएगा, ये व्युत्क्रम बन गया। अब इसका कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग, इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी हो जाएगा। और देखिए ए से कट गया तो बी बचा ऊपर, प्लस बी कटा तो ए बचा। अब देखिए b प्लस ए का मान दिया है ना, यानी a प्लस बी का मान कितना दिया है 36, तो 36 हमने लिख दिया। और ए बी कितना है, यानी ए बी का मान दिया है 315, तो 36/315, इसको कट करेंगे तो 4/35, यही उनके व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n के पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। तो n 12 ले लेते हैं, n 12 प्राकृत संख्या है, जिसे हम लोग अगर उसके 12 का क्यूब करके उसको 12 घटाएंगे तो जो उसका मान आएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं वैल्यू निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है यदि 1.5 ए इजकल टू बराबर 0.04 मल्टीप्लाई बी हो तो बी माइनस ए बट्टा बी प्लस ए बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे। तो ए और बी को रेशियो निकालेंगे तो इसको पॉइंट को कट पिट करेंगे तो आपका ए और बी का रेशियो हो जाएगा 2/75। 2 का मतलब हुआ ए का मान, बी और बी का 75 का मतलब हुआ बी का मान। तो बस सिंपली मान रख देना है, बी के जगह पर 75 रखेंगे, बी के जगह पर 75 रखा, उसके बाद ए के जगह पर 2 रखा, इसको घटाना है, बीच में घटाव का चिन्ह है। तो उसके बाद नीचे जोड़ना है बी और ए को, तो 75 और 2 को जोड़ेंगे तो 75, सबसे पहले ऊपर को घटा देंगे तो 73 आ जाएगा और नीचे को जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगा, यानी 73/77 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, कह रहा है 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए 120 के बाद 121 होता है जो 11 का पूर्ण वर्ग होता है, उसके बाद फिर 12 का होगा, फिर 13 का होगा, फिर 14 का होगा, फिर 15 का होगा, 16 का होगा, उसके बाद 17 का होगा, क्योंकि 17 289 होता है। और अगर हम 18 करते हैं तो 324 हो जाता है, तो 300 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग 17 ही तक लेंगे। अब देखते हैं कितना पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएगा 120 और 300 के मध्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये भी सिंप्लीफिकेशन से करना है। देखिए पहले क्या करना है, 0.1 का स्क्वायर करना है। देखिए इसका मान आएगा 0.01, फिर घटाव का चिन्ह देना है बीच में, उसके बाद 0.01 को स्क्वायर करना है तो इसका मान आ जाएगा 0.0001। उसके बाद प्लस 1 करना है, बट्टा में कितना से भाग देना है, 0.0001 से। तो बस आप इसको घटाएंगे तो 0.0099 आ जाएगा और नीचे बट्टा में 0.001 तो है ही है, प्लस 1 करेंगे तो देखिए ऊपर जितना अंक है 2, 2, 4, नीचे भी 4 है तो दशमलव कट जाएगा, सिर्फ 99 बचेगा। नीचे 1 से भाग देंगे तो 99 ही आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह ऑप्शन 33 का आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ परसेंट क्या होगा। तो इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर बताइए। तो इसे एरो ट्रिक से बनाते हैं। देखिए क्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, उसे विक्रय मूल्य के पर कमाना है कितना, 20% का लाभ। तो 120 कर दीजिए बट्टा में, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कट पिट करेंगे तो 16.2/3% का लाभ होगा विक्रय मूल्य पर परिकलन लाभ करने पर। क्वेश्चन 35 देखिए, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 15 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए हमने नीचे लिख दिया है 15 पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, बराबर है किसके, 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। अब हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए सीपी कितना है यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा,
और उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15। अब इसका रेशियो निकल गया 20/15। तो मान लीजिए कोई वस्तु आप 20 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए तो कितना का हानि होगा? 5 का हानि होगा। किस पे हानि होता है? क्रय मूल्य पर। हरदम कभी भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकलते हैं। 5/20 गुणे इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट पिट करेंगे तो 25% का हानि हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य तथा इसके विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। तो देखिए 200% का लाभ तभी होगा जब आप किसी वस्तु को 100% में खरीदे हैं और उसे 300% में बेचे होंगे, तभी तो 200% का लाभ होगा। तो 100% और 300% इसको काट पीट करेंगे तो 1:3 का रेशियो में पूछ ही रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो 1:3 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% का एक बट्टा तथा 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टा देने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 72 रुपया है तो अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा? तो हमने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो सबसे पहले अंकित मूल्य पर 30% की छूट दिया जाएगा यानी 70/100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तथा 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टा देने पर। तो चलिए अंकित मूल्य पर और 2 बार छूट दे देते हैं। कितना का? पहले 20% छूट यानी 80/100 हो गया। उसके बाद कह रहा है 10% का छूट यानी 90/100 ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि दो क्रमवार छूट देने के बाद अंतर। तो जब पहला छूट देखिए दूसरे छूट यानी दूसरा छूट दिया जा रहा है 20% का और 10% का, और पहला छूट दिया जा रहा है 30% का, तो उसका घटाव हो जाएगा 72 के बराबर। बस इसी को सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। देखिए वही बात मैं सेम यहाँ पर लिखा हूँ, नीचे आपको सॉल्व कर दिया हूँ। इसको सॉल्व कीजिएगा आपका तो x का मान आ जाएगा 3600, यही आ जाएगा अंकित मूल्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखिए, यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि 4% का छूट मिलता है। बिल पर कितना परसेंट का छूट मिलता है? 4% का। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले व्यक्ति को 13 रुपये के छूट मिलता है। देखिए निर्धारित तिथि से पहले जो जमा करेगा उस पर 4% का छूट मिलेगा। परसेंट में तो 4% का मिल रहा है, लेकिन रुपया में 13 रुपये का छूट मिल रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। 4% बराबर हो जाएगा 13 के। तो कह रहा है उस पे बिल की राशि क्या है? तो बिल अपने आप में 100% मान लीजिए। 100% का मान निकालने के लिए 13/4 मल्टीप्लाई 100 से कीजिएगा तो बिल की राशि आ जाएगा 325। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगा? तो इसे हम लोग एरो ट्रिक से बहुत सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। देखिए 100% में 10% का छूट 90 पाए, उसके बाद 20% का छूट यानी 80 पाए, उसके बाद 30% का छूट यानी 70 पाए। अब यहाँ पर समझने वाला बात ये होता है कि हम लोग दो का जोड़ा लेकर उसमें 100 से भाग देते हैं। तो देखिए तो 2 का जोड़ा लग गया यहाँ पर, तो 100 से हम लोग भाग किए तो 0 कट गया। ठीक है, लेकिन अभी 70 बचा है। तो देखिए अगर तीसरा या चौथा छूट रहता है, इस तरह तीसरा या चौथा रहता है तो देखिए तीसरा और चौथा को मैच करके बट्टा में 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पर चौथा नहीं है तभी इसमें 100 से हम लोग भाग देंगे। तो 70 में 100 से भाग देंगे तो ये तो 100 से कट गया है, 8 9 72 ये बच गया। 70 बचा है, इसमें हम लोग 100 से भाग देंगे तो इसको कट पिट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 50.4, यानी ये 100 से कितना कम है? तो कितना कम है जी? 49.6। यही क्या है? समतुल्य छूट हो जाएगा, 49.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य कितना है? तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य 100% है, तो 100% प्रारंभिक मूल्य है, उस पर 10% की वृद्धि हो रहा है यानी 110% हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर कर रहा है उसके उपरांत 20% का छूट हो रहा है, यानी 100 पे ही 20% का छूट हो रहा है यानी 120 पर जा रहा है। तो कह रहा है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है। तो देखिए 33 को आप फिक्स कीजिए और हमें क्या करें? प्रारंभिक मूल्य निकालना है ना, तो जो मूल्य निकालना है उसे ऊपर रखिए। तो 100/110 करेंगे, 100/110। देखिए आप यहाँ पर समझ लीजिए 100/110 यहाँ पर मैंने किया हूँ, उसके बाद फिर 100/120 किया हूँ। बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 रुपये का प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 41 देखिए, कह रहा है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा? तो देखिए एक वर्ग है, ये देखिए इस तरह वर्ग बनता है ना जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होता है। तो कह रहा है कि 10 इसकी भुजा को 10% बढ़ाइए, यानी लंबाई को भी 10% बढ़ाइए और चौड़ाई को भी 10% बढ़ाइए। तो सीधे मान लीजिए एल है, ये बी है, इसमें सबसे पहले हम लोग 10% बढ़ाए तो 110 हुआ, फिर उसके बाद 110% बढ़ाए तो
110 हुआ। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो बस इसको 110 हुआ, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा, 11 11 121 होगा। 121 का मतलब ये हुआ कि ये 100 से 21 ज़्यादा है ना, तो 21% की वृद्धि। अगर वहीं 100 से मान लीजिए 95 आ जाता है तो 5% की वहाँ पर क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 21% का, तो आंसर हो जाएगा 21% का वृद्धि। क्वेश्चन 42 देखिए, 4 पात्रों के मिश्रण में दूध तथा पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में, तो किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो देखिए जो पहला रेशियो में ये है, ये मिल्क है और दूसरा वाटर है, इस तरह सब में है। तो कह रहा है किस पात्र में पानी के सापेक्ष में दूध की मात्रा सबसे कम है। तो देखिए पहले पात्र में टोटल कितना लीटर थी है मात्रा, 8 लीटर, इसमें दूध कितना है 5। तो इसको भाग दीजिए, 0 ऊपर लगा दीजिए अपने मन से। तो इसका देखिए 8 छक 48, 2 बचा तो 8 25 200, तो ये 6.25। आप इस तरह भाग देकर देखिएगा तो सबसे कम आएगा मात्रा, तो मतलब दूध की मात्रा सबसे कम आएगा तो वो आएगा तीसरे पात्र में 3.2, यानी तीसरे पात्र में सबसे मतलब पानी की सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम होगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में क्या कह रहा है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर कितना होगा। तो कह रहा है योगफल 240 है तो रेशियो में योगफल कितना होगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, रेशियो में 4, जबकि क्वेश्चन में योगफल 240, तो बराबर हो जाएगा दोनों। 1 यूनिट का मान आ गया 60, तो कह रहा है उनका अंतर 1 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2, तो 2 यूनिट का मान लेकर आना था, 60 × 2 120 आ जाएगा, यही अंतर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए मासिक आय 11 यूनिट का मान निकालना है, यही आय है। तो देखिए आय और व्यय का अंतर क्या होता है, बचत होता है। तो देखिए रेशियो में बचत कितना का है, 1 का, 11 में से 10 घटाइएगा तो 1 का बचत आया, जबकि प्रश्न में दिया है 9,000 का बचत, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9,000। तो मासिक बचत निकालना है ना, तो 12 से हम भाग देंगे तो मंथली निकल जाएगा 750 रुपया। तो कह रहा है आय कितना होएगा उसकी मासिक आय, तो 11 में हम लोग 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 82 से 50 उसका मासिक आय निकल जाएगा। क्वेश्चन 45 देखिए, यदि W1:W2 बराबर है 2:3 के, W1 W3 बराबर है 1:2 के, तो W2 और W3 का मान निकालना है। चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं इसको। देखिए W1:W2 का वैल्यू कितना दिया, 2:3, ठीक है। उसके बाद करें W1 और W3, तो देखिए W1 का पहले कितना दिया है 1, उसके बाद W3 दिया है ना, तो देखिए W1 के नज़दीक में है तो W3 को इधर रखेंगे। अगर W2 और W3 रहता तो 2 के नज़दीक में हम 3 रखते, तो W3 का कितना दिया है रेशियो 2, तो यहाँ पर 2 रखे। बस इसको आगे बढ़ाइए, 2 के आगे 2 बढ़ेगा, खाली स्थान पर 2 हो गया, 1 के आगे क्या होगा 1 हो जाएगा, फुलफिल। देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया हूँ, बस 2 दूना 4, 1 दूआ 2 और 1 3 3। अब बस कह रहा है कि W2 और W3, तो W2 और W3 का इस तरह W2 और W3 का रेशियो हो जाएगा 3:4, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, एक तांबे के तार जिसकी लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 mm है को पिघलाकर एक गोला बनाया गया, गोले का अर्धव्यास सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी तार होता है वो बेलन के आकार का जैसा होता है, उसे कन्वर्ट करना है किसे, गोले के रूप में। तो देखिए यहाँ पर दोनों का आयतन बराबर होगा, तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर हो जाएगा। बस बेलन का आयतन क्या होता है πr²h और गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr³। तो पहले मान लेते हैं गोले का जो अर्धव्यास है इसे बड़ा आर मान लेते हैं, और जो तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर और व्यास 2 मीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसे छोटा त्रिज्या मान लेंगे, माने छोटा आर मानेंगे। तो 2 mm को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 0.20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 mm में 0.10 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, बस देखिए पाई तो दोनों में कट जाएगा डायरेक्टली। अब सिर्फ आर का मान रखना है, तो आर का मान कितना निकला है बेलन में, तो 0.20 सेंटीमीटर। बस इसको स्क्वायर कर दीजिए, और एच का मान दिया ही है, इधर देख लीजिए, एच जिसकी लंबाई 36 मीटर है तो एच का मान तो हो गया। उसके बाद गोले का आयतन में कितना है 4/3, पाई तो कट गया, आर का मान कितना दिया है, आर का मान निकालना है r³ का, बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो आर का मान निकल जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दो पहिए की त्रिज्या 3
रेशियो 4 के अनुपात में है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहता है उसका परिधि का अनुपात पूछा जाएगा तो सेम ही होगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल पूछता ना तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर देते यानी 9 और 16 हो जाता, लेकिन त्रिज्याएं और परिधियों का अनुपात समान होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। तो लंबाई और चौड़ाई मिलकर ही क्षेत्रफल का निर्माण होता है। तो एल और बी ये है। सबसे पहले लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि, 10% की, यानी 110 हुआ। फिर कह रहे चौड़ाई में 10% की कमी यानी 90। बस इसके बट्टा में 100 करके काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 0 कट गया, 11 9 99, 99 है ना, ये 100 से कितना कम है, 1% कम है, यानी 1% की कमी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, साधारण ब्याज की 6.1/4% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगुना हो जाएगी, यानी टाइम पूछा गया है। तो चलिए मान लेते हैं धनराशि 100 है, दुगुना हो रही है, यानी 100 से 200 हो जाएगी तभी ना दोगुना हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसके अंतर जितना आएगा ना, 100 और 200 में कितना का अंतर है, 100 का अंतर आ गया, ठीक है। इसके अंतर में अगर हम लोग दर से भाग देते हैं, दर कितना है, 6 चौका 24, 25/4% है। तो 25/4 से भाग देंगे तो 25 मल्टीप्लाई 4 ऊपर चला जाएगा। इसको बस काट पीट करेंगे तो 16 वर्ष आ जाएगा, यही टाइम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन से पूछा गया है, CI पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। तो देखिए जब भी इस तरह का गुना गुनी वाला क्वेश्चन आए CI में तो एक बात ध्यान रखिएगा, समय का पहाड़ा पढ़िएगा और गुना का घात लगाइएगा। कह रहे 5 वर्ष में दुगुनी हो रही है, 5 वर्ष में दुगुनी का मतलब 2 के पावर 1 हो रहा है। तो कह रहे 20 वर्ष बाद, तो 20 कितने बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, तो 5 चौका 20, 4 बार पढ़ रहे हैं पहाड़ा तो जो घात लगेगा 2 के पावर लगेगा 4 लगेगा, तो 2 के पावर 4 कितना होता है, तो ये होता है 16 आया है ना पावर। तो उसी को 12,000 धनराशि में इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 वर्ष बाद का यह धनराशि निकल जाएगा, यानी 1,92,000 आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1,92,000। तो इस तरह हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को देख लिए, जिसमें जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी क्वेश्चन देख लिए। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।